Hello everyone, welcome to all of you on Science Simplified. To my dear 11th class students, कैसे हो आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। और फिज़िक्स में हमने हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो स्टार्ट कर रखी थी। उसमें हमने 2-3 क्लासेस ऑलरेडी ले ली हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी चैप्टर 3 से। ओके और इस यूनिट को शुरू करने से पहले मैंने आपकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के क्लासेस भी ली हैं। 5 to 6 क्लासेस हैं आई थिंक वो, तो आप लोगों ने वो भी ज़रूर देखनी है, क्योंकि वो क्लासेस मैंने इस तरह से ले रखी हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं हिंदी मीडियम से, हिंदी से जब वो एकदम नॉन मेडिकल या मेडिकल को करते हैं, वो पूरी साइंस को एकदम से इंग्लिश में देखते हैं, तो उनको वो डिफ़िकल्ट लगती है थोड़ी सी। तो उन क्लासेस में मैंने वही जो आपकी 20-30 टर्म होती हैं मेनली स्टार्टिंग में जो आती हैं 3-4 यूनिट्स में, तो उनको मैंने कवर अप कर दिया है। इस तरह से किया है कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अब। ठीक है बच्चे, तो चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते, हमारा चैप्टर 3 है जो वो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आपने क्या करना है, मेज़रमेंट करनी है लेंथ, मास और टाइम की। तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है ये। लेंथ का कंसेप्ट आएगा, मास का आएगा या फिर टाइम का आएगा। ठीक है बच्चे, तो वैसे तो बेसिकली आप सभी ने मतलब देख ही लिया है, पिछले चैप्टर्स में हमने डेफिनेशन की थी कि लेंथ क्या है, मास क्या है, टाइम क्या है। तो उसी चीज़ को आज थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। ठीक है, कुछ और टर्म्स में डिस्कस करते हैं, उसको थोड़ा और पता लगाते हैं लेंथ, मास और टाइम के बारे में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ है, सबसे पहले आप लोग अपनी बुक्स में देखना, वहाँ पे भी टॉपिक ऐसे ही हैं। बस ये मैंने आपको थोड़ा सा इजी करने के लिए मेन पॉइंट्स को आपको यहाँ लिख दिया है। लेकिन ये टेंशन मत लो कि बुक में इतना है, और बुक में हमारी 100 लाइन्स थी और मैम ने तो यहाँ 30-40 लाइन्स में बता दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, एक्सप्लेन करते टाइम मैं आपको सारा ही बताती हूँ। ठीक है बच्चे, लेकिन ये नहीं होता कि बुक्स में जितना लिखा है आपको वो सारा लर्न करना है। अब 10th से आपका लेवल अप हो चुका है, वहीं मत बैठे रहना। ठीक है, पूरे पैराग्राफ को पढ़ के उसमें 5-7 लाइन होती हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कंक्लूजन होती हैं पैराग्राफ का, और वही लाइंस मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। बहुत मेहनत करके ये नोट्स हैं जो वो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। ठीक है बच्चे, आपकी क्लास तो 20 से 30 मिनट की होगी, लेकिन इनको बनाने में मुझे 1 घंटा लगता है पूरा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ है हमारे पास यहाँ पे। अब हमें पता है कि जो हमारा यूनिवर्स है इसमें बहुत ऑब्जेक्ट हैं, कुछ ऑब्जेक्ट छोटे भी हैं, कुछ ऑब्जेक्ट बड़े भी हैं। हमने पढ़ा था ना चैप्टर 1 में मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल। मैक्रो में आपके आते हैं बिग साइज़ जो होते हैं, लार्ज साइज़। माइक्रो में होते हैं आपके स्मॉल साइज़ जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स वगैरह। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ जो लार्ज ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, जैसे गैलेक्सी होगी, स्टार हो गया, सन, अर्थ, मून। ठीक है, और दूसरी तरफ जो अगर मैं माइक्रो लेवल पे बात करती हूँ तो उसमें हमारे पास होते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, या फिर इनके सब पार्टिकल, है ना। याद है सब पार्टिकल, फोर्स की प्रॉपर्टी में उनका हमने फील्ड पार्टिकल किया था, जैसे ग्रेविटेशन में ग्रेविटॉन को किया था। ठीक है, इस तरह फोटॉन, और ये सभी हमने डिस्कस किए थे ना। तो ये भी हमारे माइक्रो की फॉर्म में आते हैं, माइक्रो के अंडर आते हैं ये। ठीक है बच्चे, तो लेंथ क्या होती है हमारे पास, बेसिकली अगर हम डिफाइन करें लेंथ के बारे में, तो हम स्पेस के अंदर, जैसे अभी आप हो किसी भी रूम में बैठे हो, एयर में 2 पॉइंट्स हैं कोई भी, जैसे आप बैठे हो, एक आपका फ्रेंड बैठा है, आप दोनों के बीच की बस जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड लेंथ। ठीक है, और फिर ये एक ना यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम इनको बोलते हैं। ये डेफिनेशन ऐसी हैं कि आप इनमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। बुक्स में ये जैसे लिखी थी, नोट्स में मैंने भी बिल्कुल वैसे ही लिखी हैं। ठीक है ना, इसमें इतना कोई समझने समझाने वाली बात होती तो ये क्लास हमारी पूरी ओरल क्लास ही रहेगी, क्योंकि इसमें सारा इस तरह का ही है। ठीक है, जहाँ पे डिराइव करने वाली चीज़ें होती हैं वहाँ पे मैं रिटर्न में भी आपकी ले लेती हूँ। तो चलो अब 1 मीटर लेंथ को डिफाइन करते हैं। तो 1 मीटर लेंथ क्या होती है हमारी, वेवलेंथ होती है हमारी ऑरेंज कलर की, ये जो रेड लाइट एमिटेड होती है, और कौन से एटम से, क्रिप्टॉन 86। ठीक है, क्रिप्टॉन 86। और 1 मीटर को अगर वेवलेंथ की फॉर्म में डिफाइन करते हैं तो वो वहाँ पे भी चेंज नहीं होगी टाइम और टेम्परेचर के साथ। ठीक है, वहाँ पे भी चेंज नहीं होगी, वेवलेंथ की फॉर्म में भी यही रहेगी। ये हमने नॉर्मली डिफाइन कर लिया 1 मीटर को। अगर बात करते हैं लार्ज मेज़रमेंट की, लार्ज मेज़रमेंट क्या थी, जैसे हमने बोला कि हमारे लार्ज जो साइज़ के ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लार्ज मेज़रमेंट में आ गई। अब जैसे हमने लास्ट चैप्टर में किया था ना ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, याद आया, पार्सेक किया था, वहाँ पे लाइट ईयर किया था, तो ये हमारी लार्ज मेज़रमेंट आ गई हैं।
तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होते हैं, ये एवरेज डिस्टेंस होती है हमारी सन एंड अर्थ की। सन एंड अर्थ की क्या होती है, ये एवरेज डिस्टेंस। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपका क्या होगा, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके। और अगर लाइट ईयर की बात करें, वहाँ पे भी यही वैल्यू लिखी थी ना, तो वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, जो यूनिट स्टैंडर्ड होते हैं, जो फिक्स चीज़ें होती हैं, उनकी वैल्यू नहीं बदलती। लाइट ईयर क्या होगा, डिस्टेंस होगी ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट है जो 1 ईयर में जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है, दैट इज़ कॉल्ड लाइट ईयर। एंड 1 लाइट ईयर की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है बच्चे, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर हम स्मॉल मेज़रमेंट की बात करें, ये तो लार्ज मेज़रमेंट के लिए हो गया। स्मॉल मेज़रमेंट में क्या होता है, जो स्मॉल लेंथ जहाँ पे मेज़र करनी होती है, तो क्या स्मॉल मेज़रमेंट मतलब वो पार्टिकल होते हैं जो हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल जब हम उनको देख ही नहीं सकते, तो उनके बीच के जो डिस्टेंस होते हैं, क्या हम डायरेक्ट मेज़र कर सकते हैं उसको, तो वो डायरेक्ट भी मेज़र नहीं की जा सकती। उसके लिए हमारे अलग से ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, और उन मेथड को भी हम इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं, क्योंकि जो आप खुद से अपने हाथों से कर लिया नॉर्मली, दैट आर कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। लेकिन जहाँ पे डायरेक्ट मेथड एप्लीकेबल नहीं होते, वहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड की कैटेगरी में क्या क्या आएगा आपका, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अब मीटर स्केल का तो पता ही है। वर्नियर कैलिपर, अगर आपकी +1 की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, आपके टीचर ने अभी बेसिक काम ही शुरू किया होगा, मुझे पता है, लेकिन जिन स्कूल्स में फर्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी और यहाँ तक आप लोग आ गए हो, जब आपके टीचर ये चैप्टर करवाएंगे, वर्नियर स्केल का जिक्र होगा, तो आपने वहाँ पे ज़रूर बोलना है कि मैम हमें वर्नियर कैलिपर दिखा दो। ठीक है, प्राइवेट स्कूल भी एंड गवर्नमेंट स्कूल भी, क्योंकि टीचर्स कई क्या करते हैं, लेज़ी होते हैं, वो बोलते हैं बाद में दिखा देंगे, और वो बाद के चक्कर में आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट ऐसे ही रह जाता है। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर ज़रूर देखना बच्चे, उसका यूज़ बेशक आप बाद में सीख लेना। एक बारी हम डायरेक्ट चीज़ों को देख लेते हैं ना, जब हमारे इन फ्रंट होती हैं चीज़ें, उसकी इमेज है जो, वो आपके माइंड में फिट हो जाएगी। इवन उसकी रीडिंग भी तो आप लोग देख सकते हो, तो आपको समझ आ जाएगा वर्नियर कैलिपर ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे ही एक होता है स्क्रू गोज़। ठीक है, स्क्रू गोज़ भी इसी कैटेगरी में होता है। वो वर्नियर कैलिपर से भी छोटे पार्टिकल्स, जैसे कोई पार्टिकल है उसकी डायमीटर भी मेज़र करनी है, तो वो स्क्रू गोज़ से होती है। उसके बाद है आपका, ये डिस्टेंस कहाँ तक मेज़र करता है, अप टू 10⁻⁻4 मीटर तक। क्या रेंज है इसकी, 10⁻⁻4 मीटर। और जो आपका स्क्रू गेज हो गया, स्फेरोमीटर होता है एक। स्फेरोमीटर के एक्सपेरिमेंट तो बड़ी क्लासेस में आते हैं, जैसे ग्रेजुएशन वगैरह में जाके, लेकिन वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज फिज़िक्स में इसकी प्रैक्टिकल आपके पास हैं। ठीक है, 11th क्लास में फ़िज़िक्स में ये प्रैक्टिकल्स आपके पास हैं, सभी ने करने भी हैं। जिनके टीचर्स नहीं भी बोलते, अपने आप आपने टीचर्स को बोलना है कि सर या फिर मैडम हमें ये दिखा दो, हमें ये करवा दो। ओके बच्चे, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर, इनकी डिस्टेंस होती है 10⁻⁻5 मीटर तक। ये डायरेक्ट हम इनसे मेज़र करते हैं, लेकिन इनकी जो रेंज होती है वो हमारी इनडायरेक्ट मेथड की कैटेगरी में आ जाती है। ओके बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड होता है, दैट इज़ लेज़र मेथड। लेज़र सुना है सभी ने, लेज़र लाइट ये सुना होगा। अब याद आ गया लेज़र क्या होता है। तो लेज़र एक बहुत ज़्यादा इंटेंस मोनोक्रोमेटिक और यूनी डायरेक्शनल बीम होती है लाइट की। यूनी हो गया सिंगल डायरेक्शन, ठीक है, मोनो भी वहीं से होता है। ये लेज़र की जो लाइट है बहुत स्ट्रॉन्ग वो होती है। लेज़र का अगर फुल फॉर्म की मैं बात करती हूँ, तो L स्टैंड्स फॉर लाइट, A स्टैंड्स फॉर एम्पलीफिकेशन। ठीक है, लाइट एम्पलीफिकेशन, बाय बीच में बाय वर्ड आ गया, और S स्टैंड्स फॉर स्टिमुलेटेड, E स्टैंड्स फॉर एमिशन, R स्टैंड्स फॉर रेडिएशन। ठीक है बच्चे, आई एम रिपीटिंग अगेन इट। लेज़र स्टैंड्स फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट की एम्पलीफिकेशन होती रहती है किससे, लगातार रेडिएशन का एमिशन होने से। ठीक है बच्चे, जो लेज़र बीम होती है ट्रांसमिट जब होती है वो अर्थ से, रिफ्लेक्शन के बाद मून से जब देखते हैं, तो उसकी डिस्टेंस है जो हम उसको कैसे मेज़र करते हैं। अब लेज़र एक लाइट है, ठीक है, और उसकी डिस्टेंस है जो वेलोसिटी के टर्म में निकाली जा सकती है, क्योंकि उसकी स्पीड है ना लाइट की कुछ ना कुछ। तो डिस्टेंस को स्पीड के फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता ही है, स्पीड के फॉर्मूले में किया है ना, डिस्टेंस ओवर टाइम।
तो बस वहाँ से डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस वहाँ से क्या आ जाएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम। और डिस्टेंस यहाँ से क्या होगी, लाइट हमने कहीं पे वो की है एक बार, तो उसकी डिस्टेंस वहाँ से गई है वापस रीच होने की, ठीक है। वन पाथ उसका एक्स और सेकंड पाथ उसका मतलब इनिशियल पॉइंट तक आने में दोबारा से एक्स। तो x प्लस एक्स आपका किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम यानी कि c इंटू टी। तो x की वैल्यू आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, वेलोसिटी इंटू टाइम। और ये डिवाइड में 2 कौन सा आया है बच्चे, x प्लस एक्स हमारा क्या बन गया था, 2x बन गया था, ठीक है बच्चे। तो c यहाँ क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। और इसके लिए हमारे पास 3 इंटू 10⁸ आएगा, ये सॉरी 18 यहाँ बाई मिस्टेक लिखा जा रहा है, ठीक है। तो 3 इंटू 10⁸, इसको करेक्ट कर लेना मीटर पर सेकेंड। टी को एक्यूरेटली मेज़र करने के लिए, मतलब टाइम को एक्यूरेटली मेज़र करने के लिए जो डिस्टेंस होती है मून की अर्थ से लेते हैं जो हम, वो कैलकुलेट की जाती है। ओके बच्चे, ये आपको दिखा रखा है, ये लेज़र बीम है, देखो यहाँ पे ये पाथ है जो अर्थ से लेज़र गई है और इसकी एक्स डिस्टेंस थी, फिर वापस आना वो हमने सेकंड से मेंशन कर रखा है यहाँ पे, देखो ये दिख रहा है ना डायग्राम सभी को। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एको मेथड। एको सुना है, एको का मीनिंग क्या होता है, इको भी बोल देते हैं इसको। जैसे कि आप कभी घूमने गए हो, पहाड़ियों में गए हो, या फिर किसी जैसे स्कूल में आपका सेमिनार हॉल होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपने देखा है कभी बोल के, जब आप बोलते हो तो आपकी साउंड रिपीट हो के 2-3 बार आपको सुनाई देती है। वो क्यों होता है, जब हम बोलते हैं तो हमारी साउंड है जो वो क्या करती है, दीवार पे टकरा के वापस होती है, यानी कि साउंड रिट्रेस बैक करती है, रिफ्लेक्शन की वजह से होता है ये हमारे पास, ठीक है। जो पाथ है उसका मतलब साउंड का वो चेंज हो जाता है। तो एको एक फिनोमिना होता है हमारा, रिपीटेशन ऑफ साउंड का ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन ऑब्स्टैकल, कोई भी ऑब्स्टैकल है तो इसीलिए एको मेथड को यूज़ करते हैं, एको मेथड को यूज़ किया जाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, रिफ्लेक्शन मेथड होता है। दूसरा नाम क्या होता है बच्चे इसका, रिफ्लेक्शन मेथड। इसमें आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस को वैसे ही लोगे आप, क्योंकि यहाँ पे भी पाथ वही हो गया ना, एक बारी उसकी जाने की साउंड और दूसरी बारी फिर वो हिट बैक करके वापस होती है, रिट्रेसिंग। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू वी इंटू टी, और x की वैल्यू क्या यहाँ से क्या आ जाएगी, ये 2x बनेगा, 2 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। ये देखो मैंने आपके साथ यहाँ पे हिल का ही एग्जाम्पल ले रखा है, कोई हिल है, x आपकी डिस्टेंस जाने की है और फिर x आपकी आने की है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से रेडार मेथड। रेडार सुना होगा आपने, सुना है, मतलब जिन स्टूडेंट्स ने ये एरोप्लेन वगैरह का कंसेप्ट पढ़ा है उन्होंने ज़रूर सुना होगा, ठीक है। जिन्होंने ये नहीं पढ़ा उनको शायद ना भी पता हो। तो रेडार एक्चुअली होता क्या है, जो जैसे ना एरोप्लेन वगैरह चलते हैं वो वैसे ही तो नहीं चलते भाई आसमान में ऊपर इतने, उसमें क्या जो पायलट है उसको पाथ का पता होता है, वहाँ पे क्या किलोमीटर के वो लगे होते हैं, वहाँ पे कोई डायरेक्शन के लिए सिग्नल लगे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चे। वहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया होता, स्पेस है वो, ठीक है। एयर में कैसे क्या कुछ मेंशन कर दोगे आप लोग, तो इसीलिए रडार मेथड का यूज़ होता है। रडार मेथड क्या होते हैं, आपके एक पर्टिकुलर प्लेस पे, जैसे ये एयरपोर्ट वगैरह होते हैं, यहाँ पे सिग्नल रूम बनाए जाते हैं, रडार रखे जाते हैं यहाँ पे। ये क्या करते हैं, इनके रडार की फुल फॉर्म होती क्या है, देखो, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। उसको रेडियो के थ्रू डिटेक्ट करना और उसकी रेंज को पता लगाना, ठीक है, और फिर वो सिग्नल पहुंचाना। इस मेथड को यूज़ ही इसीलिए करते हैं जो एरोप्लेन की पोजीशन होती है और जो हाइट होती है ऑब्जेक्ट की रडार स्टेशन से, ठीक है। तो रडार सिग्नल देता है, ठीक है, और पायलट के साथ रडार का कनेक्शन रहता है, वो बताता है कि इतना चलना है आपने, ठीक है, आप इतना चल लिए। पायलट की स्क्रीन पे कोई ना कोई वहाँ पे मेजरमेंट चलती रहती है, मीटर चलते रहते हैं कि इतना चल लिए, इतने टाइम तक इतना चलना है, इतने टाइम तक फिर ऐसे टर्न करना है, ठीक है। अब एरोप्लेन कौन सा ये है कि 100-200 किलोमीटर का रास्ता कवर करते हैं, वो तो 1000, 2-2000, 10-10 हज़ार का करते हैं ना, ठीक है बच्चे। तो इस मेथड में रेडियो वेव्स है जो वो सेंड की जाती हैं एरोप्लेन की तरफ और फिर रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, है ना। रिसीवर को भी तो पता होना चाहिए, वो भी तो बताएंगे कि हाँ जी हम इतना चल चुके हैं, अब आगे क्या करना है, ठीक है। तो दोनों तरफ ही होती हैं यहाँ पे। तो टी अगर हमारा टाइम होता है ट्रांसमिशन का और रिसिप्ट होने का वो, और सी हमारी स्पीड होती है रेडियो वेव की, तो वहाँ से वही 2x इज इक्वल टू सी क्रॉस टी। अब तो समझ आ गया होगा ना 2x क्यों लिखा है यहाँ पे, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी क्रॉस टी डिवाइड बाई 2, ठीक है बच्चे। इस तरह से हम ये लेंथ निकाल लेते हैं।
नेक्स्ट है जो हमारा मेथड दैट इज सोनार। नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है? सोनार। सोनार का मीनिंग क्या होता है हमारे पास? साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। जैसे रडार का तो यूज़ करते हैं एरोप्लेन वगैरह के लिए, ठीक है, लेकिन हमारे पास ये दूसरे भी तो होते हैं जो हमारे मतलब सी वाटर या फिर सी लेवल के भी नीचे चलते हैं, शिप्स जो हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस सोनार का यूज़ होता है। अब जो आपके सी में जो शिप्स आपके चलते हैं उनकी भी यही प्रॉब्लम है, उनको थोड़ी ना आगे पता होता है कि पानी में यहाँ नीचे आगे कुछ आएगा, कोई बड़ा सा पत्थर आएगा, क्या वो पहले ही दिख जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो पहले नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअली, वहाँ पे सोनार का यूज़ किया जाता है साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग के लिए। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, इस मेथड का यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अंडर इन सी। ये शिप्स में फिट किया जाता है और जो हमारी सोनार सोनिक वेव्स होती हैं वो ट्रांसमिट होती हैं हमारी ऑब्जेक्ट के साइड वाटर में, और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। फिर वो क्या हो जाती हैं? रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। इसी तरह से फिर वो एक बारी गई वो, ठीक है, सी तक गई एक्स, फिर कोई रोक वगैरह था वहाँ पे बताई तो वापस से एक्स, टाइम क्या है उसका? टी। तो एक्स की वैल्यू है जो हमारे पास वो क्या हो जाएगी? एक्स इज इक्वल टू वी क्रॉस टी बाई टू। वी यहाँ पे क्या होती है? वेलोसिटी होती है हमारी अल्ट्रासोनिक वेव की। वेलोसिटी हमारी अल्ट्रासोनिक वेव की। तो ये लेंथ के ही मेज़र करने के कुछ मेथड थे। अभी हमारे पास मास और टाइम का कंसेप्ट तो रहता ही है, इवन के लेंथ में भी एक कंसेप्ट है, वो थोड़ा सा लेंथी भी है, ठीक है बच्चे। और वो थोड़ा सा मैं ये भी सोच रही हूँ एक शॉर्ट बना के पहले आपको वो वैसे भी समझाऊँ वीडियो के फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज आपने इतना ही करना है। फिज़िक्स में ऐसे ही होता है, थोड़ा ही काम किया जाता है। करवाने को मैं तो पूरा चैप्टर करवा दूँगी, लेकिन आपको वो एकदम से नहीं समझ आएगा, ठीक है। फिर आप लोग भूल जाते हो कि वीडियो में कहाँ था, कैसे था। तो बेटर है ना कि अभी ही मैं थोड़ी ही वीडियो बना दूँ, लेकिन ऐसा करवा दूँ कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। एक बारी रिवाइज़ करवा देती हूँ जो भी हमने आज की क्लास में किया है। हमारे जो चैप्टर का नेम क्या था? वो था हमारे पास मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। मतलब कि हमने अलग अलग मेथड हैं जो वो देखने हैं आज, लेंथ को, मास को और टाइम को मेज़र करने के। अब सबसे पहले हमने यहाँ लेंथ की बात की थी। अब लेंथ में अगर हम देखते हैं कि हमारे पास यूनिवर्स है जो उसमें सब टाइप के ऑब्जेक्ट थे, लार्ज भी थे हमारे पास, स्मॉल भी थे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो मेथड हैं वो भी वेरी करेंगे, वो भी अलग अलग होंगे। तो लेंथ का हमने सबसे पहले ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात की थी। लार्ज मेजरमेंट के लिए आपके एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गए, एंड सेकंड हमारे पास ये लाइट ईयर हो गया। फिर स्मॉल मेजरमेंट में ये वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज वगैरह हो गए। और ये बात याद रखनी है, सभी ने वर्नियर कैलिपर, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भी है, जिन जिन स्टूडेंट्स ने वर्नियर कैलिपर देखा है ना, तो मुझे बताना भी है, ठीक है बच्चे। एक बारी मैं इसकी एक शॉर्ट भी आपको शेयर कर दूंगी इसकी पिक्चर के साथ, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर की, वहाँ से भी देख लेना। देखने को आप खुद भी देख सकते हो, लेकिन मैं एक बेस्ट सी इमेज ढूंढ के, या फिर मैं ट्राई करूँगी एनसीईआरटी बुक में ही से मुझे मिल सके, वो ज़्यादा बेटर रहेगी, ठीक है। एनसीईआरटी को ही प्रेफर किया को हर एक उसके लिए। उसके बाद हमने लेज़र किया था। लेज़र की फुल फॉर्म याद करनी है ज़रूर, 1 मार्क में भी क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। लेज़र की फुल फॉर्म क्या थी? लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि लेज़र क्या होता है, कहाँ यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने एको मेथड समझा था, साउंड की रिपीटेशन होना बाय रिफ्लेक्शन, और एको मेथड को ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन मेथड बोलते हैं। देन उसके बाद हमने रडार का कंसेप्ट किया। रडार की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। उसके बाद हमारे पास है सोनार। सोनार का मीनिंग क्या होता है? सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार क्या होता है? साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है बच्चे। आज की क्लास में हमने इतना ही किया है, और आपको मैं एक स्पेशल मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी 11th फिज़िक्स स्टूडेंट्स। 10th तो जैसे कैसे ठीक है आपकी होगी, एग्ज़ाम हो गए, अब तो रिज़ल्ट आना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिज़ल्ट, ठीक है। अब 11th में ऐसे नहीं है कि 10th की तरह 5-4 दिन काम नहीं किया और काम चल जाएगा। 11th में ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपने नॉन मेडिकल लिया है, मेडिकल लिया है, ठीक है, बल्कि मैं इवन ये कहती हूँ चाहे आपने आर्ट्स भी लिया है, स्ट्रीम कोई भी है, पर मुझे पता है अभी ये वीडियो देखने वाले बच्चे नॉन मेडिकल मेडिकल के ही हैं। आर्ट्स वाले पागल थोड़ी हैं ये वीडियो देखेंगे फिज़िक्स वाली, ठीक है, दिमाग ख़राब थोड़ी है उनका। तो नॉन मेडिकल मेडिकल अगर ले ली तो अब अपने डिसीज़न पे एक तो आपने बिल्कुल बने रहना है। ये नहीं है
कि फ़िज़िक्स तो बहुत टफ है, मैं तो आर्ट्स में चला जाता हूँ। आर्ट्स वाले तो वो बैठे हैं बेले आराम से प्लेग्राउंड में हैं, वो तो उनके तो स्पोर्ट्स पीरियड चल रहे हैं, मैं यहाँ किताबों में। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप किताबों में ज़्यादा हो तो फ्यूचर में भी आपको ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो स्टडी को लेकर डेडिकेशन पूरी देनी है। जो साइंस स्ट्रीम है बहुत बेस्ट स्ट्रीम है, मल्टी ऑप्शन होते हैं, आप लोग आर्ट्स वाली जॉब में भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है, और आपकी अपनी तो है ही है। लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं वो साइंस वालों की जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते, इतना मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है बच्चे, और आपके पास तो इतने ऑप्शन होते हैं कि मतलब करने वाला होना चाहिए। ठीक है, ऐसी कोई वो नहीं होती। तो चलो आज की क्लास में इतना ही है बच्चे। स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड। थैंक यू वेरी मच।